हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने चैप्टर नंबर 9 का कुछ पार्ट कर लिया था। इसमें हमने मिक्सचर्स और टाइप ऑफ मिक्सचर्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने मिक्सचर्स पढ़ लिए थे, टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ ली थी, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, वो सब पढ़ लिया था हमने। अब आती है इनकी सेपरेशन टेक्निक, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। कोई मिक्सचर होते हैं तो उनके जो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर एक मिक्सचर बना होता है, तो उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। ये कह रहा है कि हम जैसा कि पढ़ चुके हैं, जो नेचुरली जो सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हमें। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर्स। हम अलग अलग तरह के मेथड सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड द यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ये कह रहा है कि जो सेपरेशन है वो क्यों करते हैं, सेपरेशन करने से क्या होता है, जो उनकी मटेरियल्स की जो कोई कंपोनेंट है मिक्सचर के, उनकी स्टडी करना बहुत इजी होता है और हम इंडिविजुअली भी उनको कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। इस पैराग्राफ में यही बता रहा है कि जो नेचुरल सब्सटेंस है वो केमिकली प्योर नहीं मिलते, अलग अलग मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम अलग अलग तरह की सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सेपरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि उनकी अच्छे से स्टडी की जा सके और उनको इंडिविजुअली यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। ये कह रहा है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। उनके जो कंस्टिट्यूएंट है वो हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है कि हाथ से उठा के, सीविंग, फिल्ट्रेशन, ये सब सिंपल प्रोसेस हैं जो हम आराम से, सीविंग मतलब होता है छानना। छलनी में आपने देखा होगा गेहूं जब साफ़ करते हैं तो छलनी से करते हैं, वो सीविंग होता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यूज़ होता है लिक्विड जो मटेरियल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए होता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं हम, ऑयल को और फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं फ़िल्टर, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं फ़िल्टर। ठीक है, वो सब हम देख सकते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कुछ समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं सेपरेशन के लिए, क्योंकि सिंपली ज़रूरी नहीं कि हर एक मिक्सचर सिंपली सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ए ब्लू और ब्लैक इंक। ये कह रहा है कि जो कलर्ड कंपोनेंट होता है, ब्लू या ब्लैक इंक जो होती है उसके अंदर कलर मिक्स होता है। ठीक है, अगर हमें वो सेपरेट करना हो तो वो हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए एक एक्टिविटी बताई गई है। ये कह रहा है फिल हाफ ए बीकर विद वाटर। एक बीकर लो, उसको आधा पानी से फिल कर दो। पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। एक वॉच ग्लास लो, वो बीकर के जो टॉप होता है, ठीक है, उसके माउथ होता है बीकर का, उसके ऊपर रख दो। ठीक है, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। ये कह रहा है जो वॉच ग्लास है उसके अंदर हमें क्या डालना है, इंक डाल देनी है, कुछ ड्रॉप्स इंक की डाल देनी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। ये कह रहा है अब बीकर को हीट करना स्टार्ट कर दो, हमें जो इंक है उसको डायरेक्टली हीट नहीं करना होता। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। ये कह रहा है कि जैसे ही हम गर्म करेंगे, बीकर को हीट देंगे, तो इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वॉच ग्लास में आप देख सकते हो, इसमें वेपर्स दिखा रखे हैं, देखो ये वेपर्स जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वॉच ग्लास में ये वेपर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हीट करते रहेंगे तो क्या होगा कि जो उसमें लिक्विड जो भी होगा, ये वाटर है, ये बीकर है, हाफ फिल किया वाटर से और इसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास के अंदर इंक है। अभी हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा,
इवेपोरेशन होगी, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है जब हम उसको हीट करते हैं। इवेपोरेशन होने के बाद क्या होता है कि वाटर जो है अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो अभी सारा वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ वही बचेगा जो मिक्स किया गया था, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, सोल्यूट बचेगा और सोलवेंट इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या कुछ है। यही है, देखो इसमें दे भी रखा भी, we find that ink is a mixture of a dye in the water, thus we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute of this methods of evaporation। अब आता है दो चीज़ें, अब आपके सामने दो चीज़ें हो रही हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको वोलेटाइल बोला जाता है, जैसे कि सॉल्वेंट है, वाटर है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, उनको नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। ठीक है, अब कहता है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपने देखा होगा जो क्रीम होती है उसको हम दूध से कैसे अलग करते हैं, जिसको घी बोलते हैं। ठीक है, नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पोली पैकेट्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। ये कह रहा है कि हम अलग अलग तरह के दूध लेके आते हैं बाज़ार से, कोई फुल क्रीम होता है, कोई टोन्ड होता है, फुल क्रीम भी होता है, और कोई टोन्ड होता है, कोई डबल टोन्ड होता है। ये सब वेराइटीज़ हैं मिल्क की जो हमें मार्केट में मिलती हैं। ठीक है, एम वैरायटी क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, मिल्क के अंदर जो फैट का अमाउंट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसलिए इनकी अलग अलग कैटेगरी है। अब आते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी क्या कहती है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। ये कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फुल क्रीम मिल्क लो, सेंट्रीफ्यूज इट्स बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जो हम जैसे घर में देखा हुआ रई बोलते हैं, जिसको रई लगाते हैं, या मिक्सी मिक्सी जो प्रोसेस होती है, जो मतलब घुमाती है उसको। ठीक है, मिक्सी की जो प्रोसेस होती है, या फिर रई बोलते हैं जिसको, रई की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ठीक है, वो हमें 2 मिनट तक यूज़ करनी है। इफ़ ए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल देन यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर एंड इन द किचन। ठीक है, इफ़ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाय विजिट it and ask how they separate cream from milk and how they make पनीर from the milk। ये कह रहा है कि आप आपके आसपास कोई डेयरी है तो उसके पास जाइए कि वो दूध से कैसे क्रीम को अलग करते हैं और कैसे उससे चीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर्स, सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशंस। ये कह रहा है कि जो कई बार क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हम मिल्क का ही एग्जांपल लेते हैं, जो उसमें क्रीम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगर हम उसको फ़िल्टर पेपर से यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे, तो वो फ़िल्टर नहीं होगा। ठीक है, वो एज इट इज़ फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। ये कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, यानी कि भारी, डेंसर मतलब भारी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे चले जाते हैं। ये मान लो कोई बीकर है तो इसमें क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे, जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे आ जाएंगे, एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, और जो हल्के जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ये प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, हम मिक्सचर को मिक्सी में डाल के और घुमाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है वो अलग अलग हो जाते हैं, जो
डेंसर और हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन की। इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, लेबोरेटरीज में यूज़ होती हैं, किस किस में, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में यूज़ होती हैं। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम, सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ठीक है, अभी जो क्रीम होती है या जो मिल्क होता है उससे हम बटर निकालते हैं, घी निकालते हैं, उसमें यूज़ होती है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। और जो वॉशिंग मशीन में भी यही प्रोसेस यूज़ होती है कि जो कपड़े होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, उनको अलग करती हैं, वाटर को गीले कपड़ों से अलग करते हैं, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही यूज़ होती है। अब बता, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, ये वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज लिक्विड्स विच डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर। सिंपल लैंग्वेज में यही होते हैं। ठीक है, अभी एक्टिविटी देखते हैं इसके। लेटेस्ट ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये कह रहा है कि जो केरोसिन ऑयल है उसको वाटर में मिक्स करते हैं। वाटर में केरोसिन ऑयल मिक्स नहीं होता, आपको पता है, केरोसिन ऑयल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे रह जाता है, क्योंकि केरोसिन ऑयल जो होता है वो लाइटर होता है और वाटर जो होता है वो डेंस होता है, हैवी होता है। ठीक है, प्योर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड द वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल। अब हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से इन दोनों को अलग करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये आप देख सकते हैं सेपरेटिंग फनल है। सेपरेटिंग फनल है, फनल के अंदर हमने मिक्सचर को डाला, वाटर और केरोसिन के मिक्सचर को डाला, थोड़ी देर के लिए हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, देखा कि वाटर है वो नीचे आएगी क्योंकि ये डेंस होता है, केरोसिन ऑयल ऊपर रहेगी क्योंकि ये लाइट होता है। दोनों अलग अलग है, ये सेपरेशन लाइन आप देख सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये कभी मिक्स नहीं होते, इसलिए इनको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको स्टॉप कॉक को हम ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो वाटर नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। जब वाटर लेवल यहाँ तक आ जाएगा पूरा, यहाँ पे केरोसिन ऑयल आ जाएगा, तो हम इसको स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद क्या होगा, वाटर हमारा नीचे रह जाएगा और इसके अंदर हमारा केरोसिन ऑयल रह जाएगा। अब केरोसिन ऑयल को हम जहाँ पे दूसरे बॉक्स में या दूसरे बीकर में डालना है, हम वहाँ पे इसको डाल सकते हैं, ईजिली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी ये जो प्रोसेस है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, तो सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये मैंने आपको बता दिया। वाटर और ऑयल का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर और जो ऑयल होता है वो कभी मिक्स नहीं होते। ठीक है, इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वो हमेशा फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स कोर, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom of in the furnace। ये कह रहा है कि जो आयरन होता है जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसके जो मिक्सचर है, क्योंकि आयरन है, आयरन हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक है, आयरन का जो ओर होता है हम उसको आयरन को उसके ओर से अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्या होता है, मिक्सचर होता है, बहुत सारी सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। ये देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, डेंसिटीज में इनका डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, अलग अलग डेंसिटी होती है, इसलिए हम इसको इजीली अलग अलग करते हैं और अलग अलग इनकी लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल होता है इमिसिबल लिक्विड्स का। अब आगे देखते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक सॉल्ट और कैम्फर, कैम्फर होता है कपूर होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो घर में हवन वगैरह होते हैं तो छोटी छोटी बर्फी सी रखी रहती हैं, जब हवन स्टार्टिंग में आग जलाते हैं तो वो कपूर होता है। ठीक है, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। ये देखिए, ये बोल रहा है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो
कैम्फर होता है, कपूर होता है, वो सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली हीटिंग के टाइम पे, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर 1 में, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए sublimation volatile components from a non-sublimation impurity. The sublimation process is used in figure 2.7. Some example of solids which sublimes are ammonium chlorides, naphthalene and एंथ्रीसीन्स। ये कह रहा है कि जो कैम्फर होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ये प्रोसेसेस भी कौन सी प्रोसेस क्या होती हैं ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा से जाके चैप्टर 1 की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी दे रखा है। वोलेटाइल मैंने आपको बताया है, जो वेपर्स की फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, जो नहीं होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या है, कैम्फर है वो तो वोलेटाइल है क्योंकि गैसेस फॉर्म में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो कॉमन सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये हमने ले लिया मिक्सचर, ले लिया कैम्फर का, ले लिया और सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया। अब हम ये चाइना डिश में रख दिया और एक फनल लगा देते हैं उल्टा करके, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी हम बर्नर को ऑन करेंगे, इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो कैम्फर है वो सीधा जब भी हम इसको हीट कर दें तो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में जाएगा, ऊपर इवेपोरेट होगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा। कॉटन प्लग हमने इसलिए लगाया है ताकि जो कैम्फर की जो गैसेस स्टेट है, जो वेपर्स बने हैं वो बाहर ना जाए, इसके अंदर ही रह जाए, ठीक है। और सारा कैम्फर है वो उड़ के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और जो हमारी चाइना डिश है उसमें क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। ये सब्लिमेशन प्रोसेस है, ये हमने पहले भी चैप्टर 1 में पढ़ी थी। जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। अब आगे चलते हैं। ये बोल रहा है, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। जो हम ब्लैक कलर की जो इंक होती है, क्या वो सिर्फ एक ही कलर होता है या कलर्स का मिक्सचर होता है वो, ठीक है। अब उसको देखते हैं ये होता क्या है। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर की एक थिन स्ट्रिप लेते हैं, ड्राई लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज ऑफ। अब ये कह रहा है फिर एक स्ट्रिप ली, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे देखो ये लाइन ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर छोड़ के, ठीक है, इसके पॉइंट से। अभी आगे चलते हैं। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज फ्रॉम स्केच पेन और ए फाउंटेन पेन। अब हमें क्या करना है, वो एक ड्रॉप लेनी है इंक की, ठीक है, और लाइन है जो लाइन के सेंटर पे हमने ड्रॉप डाल देनी है। अब इसको क्या करना है, सूखने के लिए रख देना है। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार ग्लास beaker test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level। अब ये कह रहा है कि हमने इंक तो यहाँ डाल दी लाइन के ऊपर, पॉइंट यहाँ जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पे हमने इंक डाल दी, एक ड्रॉप डाल दी, इसको सुखा दिया। अभी क्या करना है, इस पेपर स्ट्रिप को उठाना है, कोई भी ग्लास ले लें, जार ले लें, कुछ भी टेस्ट ट्यूब ले लें, कुछ भी ले लें जिसमें वाटर हो। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप को उस वाटर के अंदर डिप करना है। लेकिन ये बात याद रखना है कि जो इंक है, इंक की जो हमने ड्रॉप डाली है वो ड्रॉप पानी से ऊपर रहे, पानी में नहीं डूबनी चाहिए, वो ऊपर रहे, ठीक है। फिर कह रहा है वॉच केयरफुली एज द वाटर राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। ये कह रहे हैं कि अभी धीरे धीरे क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है वो वाटर को एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, धीरे धीरे एब्जॉर्व करेगा, पानी ऊपर आता रहेगा, धीरे धीरे पानी एब्जॉर्व करता रहेगा तो जो पेपर है वो ऊपर ऊपर गीला होता रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है तो ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है
अब ठीक है, क्या ऑब्जर्व करेंगे फिर ये बताता है, द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सोलवेंट एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट। ये कह रहा है कि जो डाई है, जो हमने कलर लिया है, वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विद इट डाई पार्टिकल्स। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। ये कह रहा है कि जो डाई है वो सिर्फ एक कलर नहीं होती, वो टू या टू से अधिक, दो या दो से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होती हैं। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज अप फास्टर। इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड। ये कह रहा है सेपरेट होता है, क्यों होता है कलर एक दूसरे से सेपरेट क्यों हो जाते हैं। ये कह रहा है कि मोर सोल्यूबल द कलर्ड कंपोनेंट, जो कलर्ड कंपोनेंट वाटर सोल्यूबल होते हैं, ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में, राइजेस फास्टर, वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं और ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इन दिस वे कलर्स गेट सेपरेशन। ये कह रहा है कि ये स्ट्रिप है, इसको इतना पानी में डाला हमने, यहाँ पे क्या है, इंक की ड्रॉप है। अभी जैसे जैसे पानी ऊपर ऊपर एब्जॉर्व करेगा ये पेपर, तो क्या होगा, जो वाटर सोल्यूबल होंगे ये पानी ऊपर तक जाएगा, इससे भी ऊपर जाएगा। अब क्या होगा, जो वाटर सोल्यूबल्स होंगे, जो पार्टिकल्स, जो कलर मोर सोल्यूबल होगा वाटर में, तो वो जल्दी से सोल्यूबल होके इसके ऊपर आ जाएगा, जहाँ जहाँ वाटर जाएगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। और लेकिन जो सोल्यूबल कम सोल्यूबल होते हैं, तो उनको, जो कम सोल्यूबल होते हैं उनको सोल उसके अंदर मिक्स होने के लिए, वाटर के मिक्स होने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए, ना कि कम। और जो लेस वाटर में ही सोल्यूबल हो जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जो जिनको सोल्यूबल होने के लिए यानी कि मिक्स होने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कलर एक दूसरे सेपरेट कर लेते हैं इसमें। अभी हमने ये जो प्रोसेस की, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्रोमा इज ए ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमा होता है उसका ग्रीक मीनिंग होता है कलर। दिस टेक्निक वाज द फर्स्ट यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ कलर। ये टेक्निक कलर्स के फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ की गई सबसे पहले। सो दिस नेम वाज गिवन, इसलिए इसका नाम अलग हो गया। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये इसकी क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्रोमेटोग्राफी से लेके यहाँ तक। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है सेपरेशन की। उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डिप्लॉयड। ये कह रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नई नई टेक्निक्स आ गई हैं क्रोमेटोग्राफी की। यू विल स्टडी अबाउट दिस क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लास। जो नई नई टेक्निक्स है क्रोमेटोग्राफी की, उनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं क्या क्या है। टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई, ये हमने एक्टिविटी में किया था। डाई के कलर होते हैं, उनको अलग सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर्स होते हैं उनसे पिगमेंट्स लेते हैं उनके लिए। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हाउ कैन यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। हमने इमिसिबल लिक्विड्स का तो पढ़ लिया था, जैसे कि वाटर और ऑयल था, वो इमिसिबल लिक्विड थे, हमने सेपरेशन कर लिया था उनकी, उनको इजीली सेपरेट कर लिया था। लेकिन अब मिक्सेबल लिक्विड्स उनको कैसे सेपरेट करेंगे, जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब एक इन्होंने मिक्सचर बनाया है एसीटोन एंड वाटर का। ठीक है, अब उनको सेपरेट करने के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद ए थर्मोमीटर। अब ये कह रहा है कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, ये देखिए ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसके अंदर हमने वाटर एसीटोन का मिक्सचर रखा। ठीक है, और एक थर्मोमीटर ऊपर लगा दिया। द स्टोन वेपराइज कंडेंसिंग इन द कंडेंसर दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। अभी देखते हैं ये होता क्या है। ये प्रोसेस क्या है कि एसीटोन और वाटर का हमने यहाँ पे मिक्सचर ले लिया इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में। अभी क्या किया हमने, एक बर्नर लगाया इसके नीचे, ऊपर एक थर्मामीटर लगाया है। ठीक है,
अब ये थर्मामीटर क्यों यूज़ किया है इसका भी मैं आपको बताऊँगा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से क्लैंप ये लगा रखा है, इसमें क्या है कि कंडेंस होता रहेगा यहाँ पे और नीचे आता रहेगा, ठीक है। अभी इसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद थर्मामीटर में हम टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। पहले क्या होगा, एसीटोन है जो वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद यहाँ इसमें क्योंकि गैसियस स्टेट में आ जाएगी, गैसियस स्टेट में क्या होता है पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, दूर दूर भागने के बाद क्या होता है इनको यहाँ से रास्ता मिलेगा तो इधर आएंगे, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, इधर से ये देखो यहाँ से हम कोल्ड वाटर डाल रहे हैं और इधर से क्या हो रहा है वाटर बाहर निकल रहा है। ये इसका इस प्रोसेस में कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से वाटर डाला गया है यहाँ पे। किस लिए डाला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो गैसियस फॉर्म में जो एसीटोन आएगा, इस पाइप के अंदर से जो भी आएगा एसीटोन आएगा वो गैसियस फॉर्म में होगा। उस गैसियस टोन को एसीटोन को गैसियस फॉर्म में जो होता है उसको हम कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम ये वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या है इस पाइप के अंदर आएगा गैस आएगी। अब क्या होगा वो यहाँ पे ठंडा पानी दिखेगा तो वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा तो कंडेंस होने के बाद क्या होगा उसकी हीट रिलीज हो जाएगी, हीट रिलीज होने के बाद क्या होगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। अब ये सेपरेशन ईजिली क्यों हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो इवेपोरेशन का जो टेम्परेचर वो दोनों का अलग अलग होता है। वाटर का क्या होता है, वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एसीटोन का 100 से कम होता है, तो इसलिए 100 से पहले ही ये इवेपोरेट हो। थर्मोमीटर में हम देखते रहेंगे अगर टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा तो हम बर्नर को ऑफ कर देंगे, हमें 100 तक लेके नहीं जाना, 100 से नीचे रखना है, ठीक है। अभी वाटर यहाँ पे रह जाएगा और जो एसीटोन है वो इवेपोरेट होगा, यहाँ से आएगा और यहाँ पे ये क्या है क्लैंप लगा, ये क्लैंप है, ये क्लैंप कुछ नहीं, ये इनको सिर्फ पकड़ने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी क्या है इसके अंदर आएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के यहाँ से गया गैसियस फॉर्म में बना, गैसियस फॉर्म में बनने के बाद यहाँ आया इस ट्यूब के अंदर आया, इस ट्यूब के अंदर आने के बाद क्या होगा यहाँ पे कोल्ड वाटर है इसके चारों तरफ, तो ये क्या होगा कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, और दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड में आने के बाद क्या होगा ये इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है, और इसमें लास्ट में क्या बचेगा वाटर बच जाएगा, सारा एसीटोन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये होती है मिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने की प्रोसेस है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अभी हमने जो प्रोसेस की उसको क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। देखो मैंने पहले ऊपर बताया कि क्यों होता है ऐसा, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, एसीटोन का कम है। अब क्या होगा जैसे ही 100 होगा तो वाटर है जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर्स में वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा 100 से पहले। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 Kelvin, fractional distillation process is used. For example, for separation of different gas from airs, different fraction from petroleum products etc. ये किस किस में यूज़ होता है, गैसेस को एयर से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। द apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple fractionating column is a tube packed with glass bit। ये कुछ नहीं है, बस उसके बारे में बताया गया जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। यही है डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही बताया गया है। A simple fractional column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense rapidly as shown in this figure। बस इसमें कुछ नहीं है, सेम फिगर है, इसमें बस क्या एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ये फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ किया गया है। इसमें ये क्या होते हैं, ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं। ग्लास के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ग्लास के पार्टिकल्स इसको
कंडेंस होने में हेल्प करते हैं इसका टेम्परेचर कम करने के लिए। कोई भी जो चीज़ है इवेपोरेट होगी जा रही है तो इसमें जाएगी, इनसे टकराने के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ से फिर से वही सेम प्रोसेस आए, यहाँ से आएगा, इसमें से ठंडा हो जाएगा और नीचे इकट्ठा हो जाएगा। सेम प्रोसेस है बस। अभी आगे देखते हैं। अभी कह रहा है हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अभी क्या कह रहा है, जो एयर है वो हमें पता है कि जो गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस हैं उनका मिक्सचर होती है एयर। अब उससे कैसे गैसेस को अलग करते हैं एयर से, वो देखते हैं। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी ये क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होती है, हमारी जो एयर होती है, हम उसको अलग कैसे कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट करेंगे। द फ्लो डायग्राम एज शोन इज दिस। ये नीचे शो कर रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है, एयर होती है। एयर हम लेते हैं, एयर को क्या करते हैं हम, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सबसे पहले एयर को हम कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं। कैसे करते हैं, कूल इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, एंड डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। ये देखो यहाँ पे आपको पता लग गया है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, और कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो गैसेस पार्टिकल है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। नज़दीक आने के बाद क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अलो टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अभी ये कह रहा है कि अभी हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो फिल्ट्रेशन की, जो हमने ये डायग्राम देखा था इसमें यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मिक्सचर आ गया हमारे पास, यहाँ पे एयर आ गई, जो मिक्सचर आ गया। अभी हम इसके अंदर एयर को लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इसमें डालेंगे और हम इसको सेपरेट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अभी क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, आर्गन का ये है, नाइट्रोजन का ये है, ठीक है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये है। अभी ये क्या कर रहा है कि हम इसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें टेम्परेचरिंग का पता है, हमें सभी गैसेस का टेम्परेचर पता है। हमें जब इस टेम्परेचर पे होगा तो हमें पता लग जाएगा कि अभी ऑक्सीजन इवेपोरेट होकर बाहर आ रही है। अभी इस टेम्परेचर पे होगा तो हमें पता लग जाएगा आर्गन बाहर आ रही है। इस टेम्परेचर पे होगा तो हमें पता लग जाएगा कि अभी नाइट्रोजन बाहर आ रही है, ठीक है। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग गैस को। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column where gas can be separated at different heights depending upon their boiling points. ये वही है जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो गैस होती है या एयर जो होती है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर। प्रेशर को क्या करते हैं हम, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ही दो दो नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर आता है कि गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेशर का क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, या फिर नो चेंज करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और सेम टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर के साथ हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। ये अपोजिट भी, वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। जैसे लिक्विड से गैस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, विच गैसेस फॉर्म लिक्विड फर्स्ट टाइम। ये कुछ नहीं है, ये ऊपर बना के दे रखी है टेबल, ये यही इसका आंसर है कि कौन सी गैस किस बॉइलिंग पॉइंट पे अलग सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अभी आगे आते हैं।
अभी ये देखो, ये दे रखा है पूरा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो ये आपको डायग्राम में दे रखा है। मैं आपको यह डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से प्योर एयर, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते, उसको प्योर करते हैं, फिल्टर करके एयर को अंदर लेके आते हैं। ठीक है, ये जो पिस्टन्स हैं, ये जो पिस्टन्स होते हैं ये होते हैं प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ से इन पिस्टन्स को इधर फोर्स करते हैं, इसको इधर फोर्स करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो एयर अंदर गई है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। अभी क्या होता है, एयर है, प्रेशर जब इससे इंक्रीज़ करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगी एयर, फिर इसके अंदर आ जाएगी, इस पूरे के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ये कोल्ड फ्रीजिंग, ये होता है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर होता है, इसके अंदर से डालते हैं। और ये जो कोयल टाइप दिख रहा है आपको, ये नली दिख रही है कोयल टाइप, ये क्या होती है, ये कोल्ड होती है। आपने देखा होगा रोड होती है, जैसे गर्म पानी करने की रोड होती है, वो गर्म पानी करती है। ठीक है, वैसे ही ये ठंडा पानी होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एयर जो इसके अंदर आ रही है उसको ठंडा कर देती है, कूल कर देती है। अब जो भी एयर पार्टिकल्स इनके कांटेक्ट में आएंगे वो ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से ठंडा पानी जा रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, अभी क्या क्या होता है, जब एयर ठंडी हो जाती है तो कंडेंस हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। लिक्विड फॉर्म में बनने के बाद क्या होती है, हम इसको यहाँ से पास करते हैं, सेपरेटर में आते हैं। सेपरेटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ड्राई आइस बन जाती है, मतलब सॉलिड में बन जाती है, तो उसको हम अलग से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन जेट होता है, जेट स्प्रे करता है। स्प्रे में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन और आर्गन होती हैं वो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाती हैं, स्प्रे करते हैं तो ईजिली ये सेपरेट, ये आर्गन और ये नाइट्रोजन होती हैं, ये ईजिली सेपरेट हो जाती हैं। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से हम सेपरेट कर सकते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में पढ़ा था। ये क्या करता है, इनको हीट करते हैं, हीट करने के बाद इनका टेम्परेचर कम होता है, नाइट्रोजन और आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाती हैं। अब जो बचती है नीचे बचती है लिक्विड ऑक्सीजन। अब लिक्विड ऑक्सीजन बचती है, बाकी हम लिक्विड ऑक्सीजन को फिर यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर भी लिक्विड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऐसे ही होती है ऑक्सीजन। तो उसको कैसे स्टोर करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू आती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अभी क्या कह रहा है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब ये कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है उसको हम इम्प्योर सैंपल से कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे। ठीक है, अभी इसकी प्रोसेस ये कह रहा है, जो कॉपर सल्फेट है उसको हम इम्प्योर सैंपल्स में से कैसे अलग करेंगे। ठीक है, उसको अलग करने की टेक्निक है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये कह रहा है 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने, कोई भी कॉपर सल्फेट का जो है हमने इम्प्योर सैंपल लिया चाइना डिस्क में। ठीक है, चाइना डिस्क में लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, कम से कम पानी में डिजोल्व, यानी कि मिनिमम वाटर लेते हैं हम, कम से कम पानी। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, फिल्टर पेपर से हम उसको पास करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगी, और जो मिक्स होने के बाद है जो कॉपर सल्फेट है वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी ले जाती हैं तो वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगी, बाकी अंदर चला जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे वाटर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस टू गैस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी क्या करेंगे, हम उसको इवेपोरेट कर देंगे, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए तब तक। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और कोई हम सोल्यूट डिजोल्व ना कर पाएँ। ठीक है, एट ए गिवन रूम टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे। अब क्या करते हैं, कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लिव इट इन अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। अब ये क्या कह रहा है, उसको हीट करने के बाद, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ अनडिस्टर्ब उसको छोड़ देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। फिर क्या होगा, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना। धीरे धीरे क्या देखेंगे हम, जो चाइना डिस्क है उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज का क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लास्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। ये क्यों यूज़ करते हैं हम, सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर वी हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। ये कह रहा है कि जो सॉल्ट है
जो सी वाटर में जो सॉल्ट होता है उसके साथ हम बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। सेम प्रोसेस जो हमने अभी कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन के साथ जो प्रोसेस यूज़ की, वही प्रोसेस सेम प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जो सी वाटर होता है उससे सॉल्ट अलग करने के लिए, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, ये देखो यहाँ से डेफिनेशन है इसकी, क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसकी क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन द सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, ठीक है। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solutions even after filtration. On evaporation these contaminate the solids। ये कह रहा है कि जो क्रिस्टलाइजेशन है वो बेटर होती है इवेपोरेशन से। क्या होता है, क्योंकि जो कुछ सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लाइक शुगर है, तो वो क्या होती है, अगर हम शुगर को हीट करते हैं तो ब्लैक ब्लैक चारकोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इवेपोरेट करेंगे तो सारा पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ शुगर बचेगा तो वो क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब कह रहा है सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन आफ्टर द फिल्ट्रेशन। ये कह रहा है कि अगर हम फिल्ट्रेशन भी करते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो उसके अंदर रह जाती हैं। इवेपोरेट हम जैसे करते हैं, वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर फिर भी रह जाती हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इवेपोरेट नहीं होती, वो रह जाती हैं। वो और क्या होता है, और वे क्या करते हैं, फिर सॉलिड्स को कंटामिनेट कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं हमारे प्रोडक्ट को। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, ये आपने देख लिया। सेपरेटिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ अलम फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल, ये प्रोसेस किस किस में यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी वाटर होता है, उसके अंदर से सॉल्ट निकालने के लिए, और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलम, फिटकड़ी आपने देखी होगी, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं इम्प्योर सैंपल से, उनको निकालने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, सेपरेट करने के लिए, ठीक है। Thus, by choosing one of the above method according to the nature of the components of a mixture, we get a pure substance. With advancement in technology, many more methods of separation techniques has been devised. In cities, drinking water is supplied from waterworks. A flow diagram of typical waterworks as shown in figure. From this figure, write down the process involved to get the supply of drinking water to your home from the waterworks and discussing your class। ये कह रहा है कि आपको एक जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सप्लाई करते हैं, तो वो उसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है एक डायग्राम में, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, रिजर्वायर बहुत बड़ी एक टंकी होती है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। अभी क्या करते हैं, अभी सबसे पहला आता है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, हम इसके अंदर से पास करेंगे वाटर इसमें आएगा, तो इसमें क्या होगा, कोई भी हम सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिट्टी है या कोई कंकर पत्थर वगैरह कुछ भी आता है, तो वो क्या होता है, नीचे सेटल्ड हो जाता है। यहाँ पे नीचे जब इसमें इसकी जो लेयर होती है नीचे उस पर बैठ जाता है, जम जाता है, और वाटर क्या होता है, आगे चला जाता है। अब आता है लोडिंग टैंक। सस्पेंडेड, अभी क्या करते हैं लोडिंग टैंक में, क्या करते हैं, जो टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अभी ये कह रहा है कि इसके अंदर फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। यहाँ पे मान लो कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो तो सेटल डाउन हो गए, लेकिन कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, लोडिंग टैंक में लेके आते हैं, फिर यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ये आपको मैंने पढ़ा था सस्पेंशन सॉल्यूशंस, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। अभी आगे क्या होता है कि वाटर को इसके अंदर लेके जाते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक होता है। इसमें लेयर बाय लेयर होती हैं, अलग अलग लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाटर होता है इसमें, ठीक है। सबसे ऊपर की लेयर आप देख रहे हो, ये फाइन सैंड, मिट्टी होती है। फिर उसके नीचे वाली ये ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हो, ये ग्रेवल्स होते हैं,
ठीक है, उसके नीचे देख रहे हो और थोड़े बड़े हैं, क्रॉस ग्रेवल्स होते हैं। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो प्योर ये जो फाइन सैंड होती है, इसमें क्या होता है, जो फ़िल्टर होके जाता है, वाटर क्या करती है, सैंड एब्ज़ॉर्ब करती है, वाटर एब्ज़ॉर्ब किया और नीचे की तरफ चला गया, ऊपर से नीचे की तरफ वाटर जाता रहता है। नीचे क्या आती हैं फिर पत्थर, ग्रेवल्स, मार्बल्स के जो पत्थर होते हैं, आपने देखा होगा, या अपनी देसी भाषा में बोलते हैं रोड़ी पत्थर बोलते हैं इनको। तो छोटे छोटे भी होते हैं, नीचे होता है उससे थोड़े बड़े पत्थर होते हैं। अब क्या होता है, वाटर इन तीनों लेयर्स को पार करके नीचे की तरफ इसमें जाता है, क्लोरीनेशन करते हैं जिस टैंक में, इस टैंक में जाता है। इस टैंक में आपको क्या होता है, इस टैंक में क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन क्या करते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो किल करने के लिए हम क्लोरीनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे घर पे पानी पहुंचता है। कभी आपने देखना जो वाटर सप्लाई का जो पानी आता है उसमें हल्की हल्की सी क्लोरीन की स्मेल आती रहती है, ठीक है। तो ये था पूरा डायग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आता है फिजिकल केमिकल चेंजेस, ये अलग टॉपिक है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।